हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज इस वीडियो में हम BHGC 131 के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम में। जैसे कि इग्नू के एग्ज़ाम्स बहुत नियर है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और आंसर्स फ्रेम करने हैं। आंसर्स को किस तरह से सिंप्लीफाई करके उसको अंडरस्टैंड करना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन को भी समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आंसर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, प्रसादोत्तर युग के प्रमुख नाटककारों के योगदान की चर्चा कीजिए। प्रसाद के बाद का जो युग था उसके जो प्रमुख नाटककार थे वो उनके क्या योगदान थे, किस तरह के लेख उन्होंने लिखे, किस तरह के नाटक लिखे, उसके बारे में बताना है, उनके नाटकों के बारे में। प्रसादोत्तर हिंदी रंगमंच की प्रमुख विशेषताएं बताइए। समस्या नाटक से आप क्या समझते हैं, हिंदी में उसके जनक कौन थे और उनके कुछ प्रमुख समस्या नाटकों के नाम बताइए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर प्रसादोत्तर युग, प्रसाद के बाद का जो भी युग है उसकी विशेषताएं, उसमें नाटककारों के योगदान, या फिर इम्पॉर्टेंट है कि समस्या नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समस्या नाटक से आप क्या समझते हैं। तो इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपने इसके बारे में लिखना है। तो हिंदी नाटक के एक नए युग का प्रारंभ प्रसाद के युग के बाद होता है। तो जैसे प्रसाद युग है उसके बाद का जो युग है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रसादोत्तर काल में नाटक विषय और शिल्प दोनों दृष्टि से भी अधिक विकसित हुआ। तो प्रसादोत्तर के बाद का जो टाइम था, नाटक थे, उसमें शिल्प और विषय दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और ये युग वैसे भी काफ़ी कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा है, जैसे कि हम आगे इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि जीवन में भावना की बजाय बुद्धि का महत्व अधिक हो गया था, आदर्श का स्थान यथार्थ ने ले लिया था। जैसे कि पहले के जो नाटक थे उसमें भावनाएं, इमोशनल थे, कोई इतिहास से लेकर या फिर कोई पौराणिक कथाएं लिखी जाती थी, तो उसका स्थान अब जो है यथार्थवादी ने ले लिया। यथार्थवादी मतलब जो समस्याओं से जुड़े हुए, जैसे कि जी घरेलू जो जो हमारी दिनचर्या है उसमें क्या समस्याएं हैं, उसने ले लिया था। तो इस युग तक आते आते आप लिख सकते हो कि इस युग तक आते आते जो रामलीला, नौटंकी आदि आदि का प्रचार काफ़ी कम हो गया था और पारसी नाटक भी कम हो गए, कम लोकप्रिय हो गए थे। तो रामलीला, नौटंकी ये सब पहले होते थे, तो ये सब चीज़ें काफ़ी बंद हो गई थी इस युग में आते आते। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, पौराणिक नाटकों के प्रति जनरुचि कम हो गई थी और अपने चारों ओर की समस्याओं और विषयों पर ध्यान आकर्षित हो गया था। तो इस युग में हम लिख सकते हैं कि प्रसाद के बाद का जो युग था उसमें पौराणिक जो नाटक थे, लोगों की रुचि उनमें कम हो गई थी। पौराणिक नाटक जैसे कि हमारे धार्मिक नाटक हो गए थे, ऐसे ऐसे नाटकों पर हमारी रुचि कम हो गई थी और समस्याओं ने, जो चारों ओर की समस्याएं, उनके ओर ध्यान चला गया था। तो देखो इस समय के जो विदेशी साहित्य का अध्ययन करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी और इससे विशेषकर ये नाम लिखने आपने बर्नार्ड शॉ, ओनिल आदि का अनुसरण किया जाने लगा था। तो ये नाटककार थे बर्नार्ड शॉ। इन नाटककारों ने पश्चिमी देशों के नाटक के क्षेत्र में यथार्थवादी प्रवृत्ति का सूत्रपात किया था। मतलब अब नए नाटकों का इन्होंने आगाज़ कर दिया था। ठीक है, इनके प्रभाव स्वरूप हिंदी नाट्य साहित्य में समस्या नाटकों का सूत्रपात हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जो बर्नार्ड शॉ वगैरह ने जो हिंदी साहित्य है उसमें यथार्थवादी, पश्चिमी देशों के नाटक के यथार्थवादी प्रवृत्ति का सूत्रपात किया था, आगाज़ किया था, और इसी कारण जो है हिंदी नाटक साहित्य में समस्या नाटकों का भी सूत्रपात हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख प्रवर्तक लक्ष्मी नारायण मिश्र थे और जो ये समस्या नाटकों का जो आगाज़ हुआ था इसके प्रमुख राइटर थे, प्रमुख नाटककार थे लक्ष्मी नारायण मिश्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मिश्र जी ने लेखन की शुरुआत प्रसाद के समय में ही कर दी थी और उनका सन्यासी 1930 में आया था। सन्यासी उन्होंने लिखा था नाटक, जो है किसने लिखा था, मिश्र जी ने। तो ये आपने याद रखना है। तो आप इनको याद रख सकते हो, जैसे सन्यासी वगैरह अलग से आपने लिख दिए, इनके कौन कौन से नाटक थे पूरे, जो आगे आप देखेंगे तो और फिर याद रह जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा।
पश्चिम में नाटकों के माध्यम से बर्नार्ड शॉ ने प्रचलित परंपराओं पर चोट कर बौद्धिक क्रांति का बीज बोया था। इस तरह से साहित्य में आदर्श और भावना की अपेक्षा यथार्थ और बुद्धि का प्रवेश हुआ था। तो ये बात है, देखो बर्नार्ड शॉ ने क्या किया था, जो परंपराएं हैं, जो प्रचलित परंपराएं हैं, उन पर चोट कर कर और क्या किया था, क्रांति, बौद्धिक क्रांति, मतलब कोई भी चीज़ है उसको तर्क के हिसाब से लेने पर, इस पर बल दिया था। और इस तरह से जो है साहित्य में आदर्श और भावना का स्थान किसने ले लिया था, यथार्थ और बुद्धि ने ले लिया था। यथार्थ और बुद्धि मतलब जो है एज इट इज़ उसको देखकर उसमें बुद्धि का इस्तेमाल करना, ये चीज़ें देखना, ऐसे नाटक आने लगे थे। तो ऐसे आप लिख सकते हो उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। और देखो, प्रसाद की इतिहास दृष्टि और स्वच्छंदवादी दृष्टि के विरुद्ध बगावत के स्वर में मिश्र जी ने यथार्थवादी बुद्धिवादी नाटकों पर जोर दिया और अंग्रेजी के प्रॉब्लम प्ले के अनुकरण पर उन्होंने हिंदी में समस्या नाटकों की रचना की। तो प्रसाद की जो स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण था उस पर जो है उसके विरुद्ध बगावत के स्वर डाल के मिश्र जी ने क्या किया, नए नाटकों पर जोर दिया, बुद्धिवादी नाटकों पर जोर दिया। तो जो प्रसाद जी के नाटक थे स्वच्छंदवादी, उनके विरुद्ध जो है इन्होंने यथार्थवादी नाटकों पर जोर दिया और अंग्रेजी में जो प्रॉब्लम प्ले कहते हैं उसी को हिंदी में इन्होंने समस्यावादी नाटकों की जो है रचना की। ठीक है, किसने, मिश्र जी ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मिश्र जी। और इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेख है, अगर आप इनको अलग से लिख के एक बार भी पढ़ते हैं तो आपको लर्न हो जाएंगे कि कौन कौन से लेख थे इनके। देखो, इनके प्रमुख नाटक थे राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य आदि। तो इनको आप अलग से एक बार लिख लेंगे कॉपी में तो एकदम से याद हो जाएंगे आपको। ये है इनके प्रमुख नाटक। समस्या नाटकों का दृष्टिकोण जीवन की यथार्थवादी चेतना के प्रति भावुक न होकर बुद्धिवादी हो गया था। तो इनका क्या इम्पोर्टेंस था इन नाटकों का, कि जो ये कोई भी जीवन की जो समस्या है उनके प्रति भावुक न होकर बुद्धिवादी हो, मतलब समस्याओं का हल बुद्धि के उसे निकाला जाए, ये है। और इस जो है ऐसी नाटक पहली बार जो है प्रसाद के बाद के युग में लिखी जाने लगे। तो इस तरह से आप कितने आसान से लिख सकते हैं। देखो, मिश्र जी के लिखे हैं नाटक कौन कौन से, सिंदूर की होली, आधी रात, राजयोग, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, ये आप इनको लिख सकते हैं। मिश्र जी ने प्रेम, विवाह और काम समस्याओं का प्रतिपादन भी किया है। नारी की समस्या को लेकर कई नाटक लिखे हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मिश्र जी ने नारी समस्या, प्रेम, विवाह, इन पर भी काफ़ी नाटक लिखे हैं। तो प्रसाद जी जो स्वच्छंदवादी नाटक परंपरा की शुरुआत की थी, उसके विरुद्ध मिश्र जी ने बुलंदवादी नारा अपनाया था। तो इस लाइन को आप 2-3 बार देखो आ रहा है तो इसको याद कर लेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे मिश्र जी के। उसके बाद और कोई नाटककार, जिनके 1-2 नाटककार आप और भी दे सकते, और भी आप 1-2 नाटककार दे सकते हैं, जैसे कि हम दे सकते हैं जयशंकर भट्ट। तो इसके अलावा हम आधुनिक नाटककार जैसे उदय शंकर भट्ट, इनके बारे में हम लिख सकते हैं कि इनका भी विशेष स्थान है। उदय शंकर भट्ट, इनका भी काफ़ी अच्छा विशेष स्थान है। और इनके कौन कौन से इन्होंने लेख लिखे थे वो भी लिख सकते हैं हम, जैसे सागर विजय, दाहर, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र काफ़ी फेमस था इनका। तो ये सारी चीज़ें हम अलग से जो है कॉपी में लिख के इनको आप नोट्स बना सकते हैं कि उदय शंकर भट्ट जो है प्रसादोत्तर नाटक कवि थे, नाटककार थे, और इन्होंने जो है ये सारे नाटक लिखे थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो उसके बाद आप जैसे कि इसके बाद आप लिख सकते हो धर्मवीर भारती के काव्य नाटक, अंधा युग, है ना।
नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान आया, महत्वपूर्ण प्रस्थान विदुल आया, क्योंकि जो ये धर्मवीर भारती काव्य थे इन्होंने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था समस्या प्ले में, समस्या नाटक में। कविता और नाटक के बीच गहरे रिश्ते को इसने पहली बार रंगमंच पर सिद्ध किया, अंधा युग। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये। तो इनके जो है अंधा युग जो है अनेक सफल प्रदर्शन हुए। अंधा युग काफ़ी इम्पोर्टेंट था इनका, काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके काफ़ी सफल प्रदर्शन हुए। इससे प्रेरित होकर दुष्यंत कुमार ने एक कंठ विषपाई नामक नाटक लिखा। तो प्रश्नावृत्त नाटक में कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन करने वाले नाटककार भुवनेश्वर है। कथ्य और शिल्प दोनों तरह से इन्होंने जो है काफ़ी परिवर्तन किए हैं। तो इस तरह से आप जो है दे सकते हैं और कितना आसान हो गया देखो ये। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है, आसान लगता है, उसके आप अलग से निकाल के नोट बनाइए और उसका जो है आप क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।